मनोहर जी की उम्र 70 साल की हो चुकी थी और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। उनके बच्चे भी उनकी तरफ देखना नहीं पसंद करते थे। पत्नी चाहती तो बहुत थी कि मनोहर जी के पास बैठकर बातें करे, सेवा करे, किंतु बच्चों के डर से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। मनोहर जी के प्रति उनके बच्चों के मन में तनिक भी आदर और सम्मान नहीं था। कहानी लंबी है और आज मनोहर जी अपनी इस दशा के स्वयं ही जिम्मेदार थे। अगर आज से 40 साल पीछे देखें तो मनोहर जी की हालत ऐसी नहीं थी। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर काम करने वाले मनोहर जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मिजाज भी रंगीन थे। 2 बच्चों के पिता होने पर भी वो कभी भी किसी भी महफिल में किसी को अपने शादीशुदा होने का एहसास भी नहीं होने देते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने मनोहर जी की पत्नी को देखा था। मनोहर जी रंगीन मिजाज के तो थे ही, उसके साथ साथ शराब भी उनके खास शौक में एक थी। रोज पीना उनकी आदत थी। रोज शाम ऑफिस खत्म होते ही वो ठेके पर पहुंच जाते और दारू पीकर ही घर के अंदर प्रवेश करते। बच्चे इंतजार करते करते सो जाते और उनकी पत्नी राधिका बेचारी डरी सहमी सी इंतजार करती। मनोहर जी जब तक राधिका को किसी न किसी बहाने से पीट ना देते उनको नींद नहीं आती थी। बच्चे माँ की चीखें सुनकर बिस्तर में चादर के अंदर दुबक जाते। मनोहर जी पूरा पैसा तो पीने और अय्यासी में उड़ा देते थे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। घर के पीछे वाला कमरा खाली रहता था। राधिका के मन में आया कि क्यों ना वो कमरा किराए पर उठा दिया जाए। खाली पड़े रहने से तो अच्छा ही था। 4 पैसे घर आएंगे तो घर के खर्चों में काम आ जाएंगे। एक दिन मनोहर जी का अच्छा मिजाज देखकर कमरा किराए पर देने का सुझाव दे डाला। मनोहर जी ने भी हाँ कर दिया था। इतवार के दिन किराएदार भी आ गया। छोटी उम्र का लड़का था। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। किराए के साथ साथ वो राधिका जी के बच्चों को भी पढ़ा देता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम का समय था। राधिका ने चाय बनाई और बच्चों का ट्यूशन खत्म होने के बाद उनका किराएदार रोहन भी कमरे से बाहर आ गया। राधिका ने पूछ लिया, चाय पियोगे? रोहन बोला, नहीं दीदी। अरे पी लो बेटा। ठीक है पी लूँगा। बच्चे ठीक से पढ़ते तो हैं ना? हाँ दीदी, दोनों ठीक हैं, पर मोनू का मन स्थिर नहीं रहता। पढ़ते समय उसका ध्यान दरवाजे से बाहर ज़्यादा रहता है। रोहन की बात सुनकर राधिका को हंसी आ गई और ठीक उसी समय मनोहर जी घर आ गए। राधिका और रोहन को हंसता देख उनके मन में शक का पौधा पनपने लगा। अब तो वो जितनी देर भी घर में रहता उसकी नज़र राधिका और रोहन पर ही रहती। रोहन राधिका से करीब 10 साल छोटा था, इसीलिए राधिका को तो मनोहर के दिमाग में पक रही खिचड़ी का अंदाजा भी नहीं था। एक दिन मनोहर रात करीब 12 बजे पीकर लौटे और राधिका से खाना मांग बैठे। रोज बाहर से खाकर ही आते थे, इसीलिए राधिका ने उनके लिए खाना नहीं बचाया। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी बना देती हूँ। क्यों, आज खाना नहीं बना क्या? मनोहर ने लड़खड़ाते जुबान से पूछा। बना था, लेकिन आप बाहर से खाकर आते हैं, इसीलिए सब खत्म हो गया। मनोहर जी तो थे ही मौके की तलाश में। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर पीठ से लगा दिया। राधिका दर्द से कराह उठी। झूठ बोलती है, सारा खाना अपने उस यार रोहन को खिला दिया और अब बहाने बता रही है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए। 10 साल छोटा है वो मुझसे और आप ऐसा सोचते हैं। अच्छा,
तो उम्र का भी हिसाब हो चुका है। बता कब से चल रहा है ये चक्कर। इतना कहकर मनोहर ने अपने पास पड़े चप्पल से राधिका की जमकर पिटाई कर दी। राधिका दर्द से तड़प रही थी और बच्चे चादर के कोने से झांक रहे थे। इतने पर भी मनोहर जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वे नशे की हालत में ही रोहन के दरवाजे पर पहुंच गए। इतनी जोर से खटपट की आवाज़ सुनकर रोहन की नींद खुल गई। गहरी नींद में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर राधिका के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मनोहर जी खड़े थे और उनके हाथ में राधिका के बाल थे। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? इनको तकलीफ हो रही होगी, छोड़िए। अच्छा, बाल इसके हैं और दर्द तुझे हो रहा है। बता कौन लगती है ये तेरी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए और तुम दोनों जो मेरे पीठ पीछे करते हो वो क्या है? इतना कहकर मनोहर जी ने राधिका को लात मारकर गिरा दिया। रोहन ने मनोहर जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस करें, बहुत हुआ। दीदी है वो मेरी और आपकी इतनी गंदी सोच। ठीक है, फिर चल पैर छू अगर ये तेरी दीदी है। रोहन ने झुककर राधिका के पैर छू लिए। अब तो खुश है ना आप? अगर तेरा दिल साफ है तो इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मासूम बच्चे चादर के अंदर सुबक रहे थे। पानी सर के ऊपर जा चुका था। रोहन ने मनोहर जी का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ उन्हें ले गया और कमरे में बंद कराया। बेचारी राधिका वहीं आंगन के कोने में बैठी सुबकती रही। अगले दिन मनोहर उठे और रोहन को गालियां देते रहे। फिर ऑफिस चले गए। दीदी सुनिए, राधिका बाहर आ गई। हाँ रोहन, क्या हुआ? बेचारी शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। दीदी, अगली गली में ही मैंने एक कमरा देख लिया है, शाम तक चला जाऊंगा, सोचा आपको बता दूं। रोहन चला गया। राधिका पूरा दिन रोती रही। रात को फिर से राधिका मनोहर जी का इंतजार कर रही थी। आज क्या बखेड़ा खड़ा करेंगे पता नहीं। खोल दरवाजा खोल। राधिका ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने मनोहर के साथ एक औरत खड़ी थी। राधिका को देख वो 2 कदम पीछे हट गई। अरे सामने से हट, कावेरी अंदर चलो, आज से यही घर तुम्हारा है। कौन है ये? इस घर की नई मालकिन है। अब पूरे घर पर कावेरी का राज था। मनोहर ने उसे रोहन वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। कावेरी सारा दिन कमरे में घुसे रहती। मनोहर दारू पीकर जल्दी घर आने लगा और सीधा कावेरी के कमरे में चले जाते। बेचारी राधिका सब कुछ देखती रहती। धीरे धीरे कावेरी की दोस्ती मोनू से हो गई। आंटी, हमारे पापा बहुत गंदे हैं। क्यों? हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं, बोलती हैं तो पापा और मारते हैं। पर आंटी, जब से आप हमारे घर रहने आई हैं तब से बिल्कुल नहीं मारते पापा मम्मी को। आंटी, आप अब कहीं मत जाना। मासूम मोनू की बातें सुनकर कावेरी को कोई जवाब नहीं सूझा। अगले ही दिन कावेरी राधिका के कमरे में पहुंच गई। राधिका पूजा कर रही थी। कावेरी इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नज़र मनोहर और राधिका की एक फोटो पर जाकर रुक गई। फोटो में राधिका बिल्कुल चंदा जैसी लग रही थी और तब राधिका ने कावेरी को देख लिया। तभी आप यहाँ? हाँ, आज आपसे बात करने का जी किया, इसीलिए आ गई। राधिका कुछ ना बोली। ये तुम्हारी तस्वीर है ना? कितना फर्क है। कावेरी जी, समय के साथ हर चीज में फर्क आ जाता है। राधिका, तुमने कभी अपने मायके वालों को अपने और मनोहर जी के बारे में बताया नहीं? हाँ, बताया तो था,
लेकिन वो बहुत नाराज हुए थे। इनको मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं बीच में आ गई। बस वो मेरे से नाराज हो गए। अब आप ही बताएं, बच्चों के आगे उनके पिता की बेइज्जती कैसे होने देती? और वो जो बच्चों के आगे तुम्हारी बेइज्जती करता है वो ठीक है? कावेरी नसीब ही खोटा है तो क्या करें? शाम होते होते कावेरी घर छोड़कर चली गई। मनोहर जी जब रात को घर पहुँचे तो कावेरी को घर में ना पाकर राधिका को बहुत मारा। कई साल गुजर गए। सोनू मोनू बड़े हो चुके थे। सब कुछ बदला, किंतु मनोहर जी का व्यवहार और राधिका का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। बच्चे मनोहर से नफरत करने लगे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मनोहर जी का विरोध कर सके। सोनू की 10वीं की फीस जमा करनी थी। राधिका के पास पैसे नहीं थे। पहले से ही इतनी उधारी थी कि अब उधार मिलना मुश्किल था। राधिका ने जब मनोहर से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। सोनू ने घर के पास ही एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया और अग्रिम राशि लेकर 10वीं की फीस जमा कर दी। 10वीं में सोनू के बहुत अच्छे नंबर आए। घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। सोनू ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे भी ज़्यादा आने लगे। एक दिन सोनू शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तभी मनोहर ने आदतन किसी बात को लेकर राधिका को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो सोनू बर्दाश्त करता रहा, फिर बच्चों को बोला, आज घर जाओ, कल पढ़ाएंगे। बच्चे चले गए। सोनू गुस्से में उठा और जाकर मनोहर जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस और नहीं। मनोहर जी ने दूसरा हाथ उठाया तो सोनू ने दूसरा हाथ पकड़कर मनोहर को धक्का दे दिया। दारू के नशे में मनोहर जी उठ न सके। राधिका और मोनू खड़े सब देख रहे थे। सोनू, क्या कर रहा है बेटा? कोई अपने पिता पर ऐसे हाथ उठाता है? मम्मी, आप चुप रहें। इस इंसान ने हमें और आपको कौन सा सुख दिया है? पिता का कौन सा फर्ज निभाया है? आज के बाद इस घर में इस आदमी को सिर्फ खाना और छत मिलेगी बस। मोनू भी सोनू के पास आकर खड़ा हो गया। आज का दिन राधिका के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। अब घर में सोनू की ही चलती थी। मनोहर जी ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर उसे दिन के बाद राधिका पर हाथ उठाने वाली बरसों की पुरानी आदत छूट गई। सोनू ने मोनू को माँ को पूरी जिम्मेदारी दे दी। सोनू का काम ट्यूशन पढ़ाना और मोनू का काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना था। बेचारी राधिका बहुत कोशिश करती थी कि मनोहर जी का ध्यान दे, किंतु जैसे जैसे शाम होती राधिका के तन मन में बसा पुराना डर जग जाता। लेकिन अब मनोहर पीकर पड़ा रहता और राधिका की आराम उसके कलेजे में आग लगा देती। धीरे धीरे मनोहर की अहमियत अपने ही घर में कम होती चली गई और घर में हर काम राधिका के हिसाब से होने लगा। एक दिन सोनू और मोनू दोनों ही घर पर नहीं थे। राधिका रसोई में खाना बना रही थी। मनोहर जी राधिका के पास जा पहुँचे। नशे में थे। राधिका, ओ राधिका, हाँ बोलो, तेरी तो बहुत इज्जत बढ़ गई है इस बुढ़ापे में। बच्चों को समझा, मैं बाप हूँ उनका। मेरे समझाने से क्या होगा? अब वो छोटे नहीं रहे। कहानी सुनाने वाली उम्र में ही उन्होंने तुम्हारे नाटक देखे हैं। अच्छा, तू भी बोलना सीख गई है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। पति का राज क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। बच्चों ने माँ का दुख देखा है और बातों बातों में बात बढ़ती चली गई। मनोहर नशे में तो था ही, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने पास पड़ा झाड़ उठाकर राधिका की पीठ पर जमा दिया।
इतना दर्द राधिका के बर्दाश्त से बाहर था। उसने भी पास पड़ी लाठी उठाकर पूरी जिंदगी का गुस्सा बाहर निकाल दिया। जाने क्या हुआ था, मनोहर को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इतनी ताकत उसमें मनोहर को अच्छे से समझा दिया कि वो बच्चे उसके साथ हैं। सोनू और मोनू बहुत पहले ही घर आ चुके थे। मोनू बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो सोनू ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। मनोहर जी का इलाज करवाया गया। राधिका अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, किंतु बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बच्चे तो हाथ लगाना तो दूर, मनोहर जी की ओर देखते भी नहीं थे। बेचारी राधिका ही नहलाने से लेकर समय पर दवा और खाने पीने का ध्यान रखती। मनोहर की हिम्मत ना होती कि राधिका को नज़र उठाकर देख सके। मनोहर रिटायर हो चुके थे। सोनू की ट्यूशन क्लास अब बहुत बड़े कोचिंग का रूप ले चुकी थी, लेकिन मनोहर जी से उनके खाने पहनने का खर्च पेंशन मिलने के बाद ही ले लिया जाता। उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा दिया जाता। शरीर से मजबूर मनोहर जी दारू छोड़ चुके थे। राधिका और मनोहर जी में प्यार मोहब्बत, अपनापन, आदर सत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन एक छत के नीचे रहकर बातचीत तो होती ही रहती थी। सोनू की शादी की उम्र थी, कमाई भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। मनोहर जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर उनको कोई पूछता भी नहीं था। जब लड़की देखने की बारी आई तो सोनू की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मनोहर जी भी साथ में जाएं, लेकिन राधिका का उदास चेहरा देखकर उसने साथ चलने की इजाज़त दे दी, पर मनोहर जी को बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। किसी भी बात पर उन्हें अपना मुंह बंद रखना था। राधिका और मोनू को लड़की पसंद थी, इसीलिए शादी की हाँ हो गई। शादी भी हुई, लेकिन पूरी शादी में मनोहर जी का कोई रोल नहीं था। बहू आई, पर उसे मनोहर जी के कमरे में जाने की और बात करने की इजाज़त नहीं थी। मनोहर जी के बुढ़ापे में जानवरों वाली हालत थी। सब उसकी जवानी के कर्मों का ही फल था। राधिका पत्नी थी, उसके अंदर भी भारतीय नारी थी। उसे मनोहर जी की हालत देखकर बहुत दुख होता, किंतु चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि आज अगर वो बच्चे अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठाते तो शायद अब तक वो इस दुनिया में ही नहीं रहती। समय बीता, घर में 2 बहुएं थी। हर काम राधिका से पूछकर ही होता, लेकिन राधिका को अब अकेलापन महसूस होने लगा था। बेटे बहुएं अपनी दुनिया में मस्त थे और मनोहर जी से राधिका की ज़्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन मनोहर ने राधिका से कहा, कभी तो पास बैठा करो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी चाय ही पिला दो, बहू के हाथ की नहीं, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मनोहर जी के मुंह से अपने लिए मीठे बोल उसने जिंदगी में पहली बार सुने थे। औरत का मन पुराने सारे दर्द भूलकर राधिका चाय बनाकर ले आई। अपने लिए नहीं लाई। नहीं, मुझे नहीं पीना है, आप पियो। अकेले नहीं, आज तो तुम्हें भी मेरे साथ पीना पड़ेगा। राधिका नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अरे शर्माओ मत, चाय पीने को बोल रहा हूँ, दारू नहीं। आज क्या हो गया है आपको? ठीक है, अपने लिए भी बना लेती हूँ। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। राधिका, मैंने तुम्हारा जीवन नरक बना दिया। बच्चों को भी पिता का प्यार ना दे पाया। मुझे बहुत अफसोस है। मजबूर हूँ कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता। बच्चों से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं, पर तुम मुझे माफ़ कर देना। राधिका रोए जा रही थी। कहती भी तो क्या, सच ही तो था।
सारी जिंदगी मनोहर जी के प्यार के लिए तरस गई। अरे कोई बात नहीं, बच्चों का गुस्सा तो जायज है, पर मेरे मन में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। जो मेरे नसीब में था मुझे मिला, जो हो गया सो हो गया। अब गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ पाएगा। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा आप सो जाओ, मैं भी देखती हूँ, अभी तक मोनू नहीं आया। आज यहीं सो जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हो? अब इस बुढ़ापे में कहकर राधिका कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर में मोनू भी आ गया। सबने खाना खाया। मनोहर जी के कमरे में राधिका खाना देकर आ गई। पूरा घर सो गया था, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना बिस्तर समेटा और मनोहर जी के कमरे में आ गई। जाने कितने सालों के बाद आज उसे इतना सुकून मिला था। बिना कुछ बोले वहीं नीचे बिस्तर लगाकर सो गई। सुबह जब मोनू की नींद खुली तो मम्मी को उनकी जगह ना पाकर वो घबरा गया। पूरा घर ढूंढने के बाद उसने मनोहर जी के कमरे में जाकर देखा तो राधिका जमीन पर सो रही थी। तब तक मोनू भी आ गया। इतनी गहरी नींद! सोनू तो मनोहर जी के कमरे में पैर नहीं रखता था। मोनू ने अंदर जाकर राधिका को जगाने की कोशिश की, पर राधिका तो सारी जिंदगी के लिए सो चुकी थी। जिंदगी भर दर्द से तड़पने वाली राधिका पूरी तरह शांत हो चुकी थी। मनोहर जी के शरीर में इतनी दम नहीं थी कि वो राधिका को कंधा भी दे सके। सोनू का तो बिल्कुल मन नहीं था कि राधिका का अंतिम संस्कार मनोहर जी के हाथों हो, किंतु बड़े बुजुर्गों की सलाह पर राधिका का अंतिम संस्कार मनोहर जी ने ही किया। अंतिम समय में मनोहर जी राधिका से लिपटकर बहुत रोए। अपने जालिम पिता की हालत देखकर सोनू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सहारा देकर मनोहर जी को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार जवान बेटे के सीने से लगकर मनोहर जी की छाती फट रही थी। मनोहर जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। सोनू के कहने पर वो खा तो लेते, पर खाना तो उनके पेट तक भी नहीं पहुंचता था। मनोहर जी की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। वो रात दिन बस यही सोचते थे कि इस जीवन में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। राधिका की 13वीं का दिन था। मनोहर जी ने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। सभी लोग दुखी थे। खिलाने की कोई कोशिश की गई, पर किसी ने जोर नहीं दिया। सारे दिन के काम खत्म करके जब सोनू मनोहर जी के कमरे में गया तो पापा आप तो कुछ खा लो, आप ऐसा करोगे तो मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा सोनू ने मनोहर जी को उठाना चाहा, किंतु मनोहर जी भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, वक्त बहुत कीमती होता है। सही वक्त पर किया गया सही काम ही हमें खुशियाँ देता है। हर रिश्ते की कदर हमें वक्त रहने करनी चाहिए। मनोहर जी ने अपनी जवानी में बच्चों और राधिका की कदर नहीं की। इसका उन्हें अपने अंतिम दिनों में बहुत अफसोस था, किंतु अब वक्त हाथ से निकल चुका था। राधिका का वक्त बदला तो था, पर उसे वो प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और ये वक्त जाते जाते सोनू मोनू को बहुत कुछ सिखा कर गया था। आज वो अपने परिवार में बहुत खुश है, क्योंकि वो परिवार की कीमत जानते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।